मौजूदा हुकूमत जो है वो उसने जो स्टैंड लिया है, इससे वो बैक ऑफ करने का मतलब ये होगा कि इट्स देयर पॉलिटिकल डिमाइज, सियासी लेकिन मौत। वो कर नहीं सकते। लेकिन हमने वैसे ही मैं देखा कि इस पर हम बात करते हैं। आखिरी सवाल मेरे आपसे ये है कि ये जो सऊदी अरब ने इजाज़त दी है अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इसराइल को, तो अगर वो ना देते तो इससे इसराइल को क्या नुकसान था, और अब दे दिया तो इससे सऊदी अरब को क्या फ़ायदा है? आपको मैं बताऊँ, जिस दिन ये हुआ, अच्छा पहले तो मंडे को फ़्लाइट हुई, पहली परवाज़ जो है वो उड़ी तेल अवीव से, और उसने लैंड किया अबू धाबी में। उसका जो पायलट है ना, टॉल बैकर उसका नाम है। अब एक मैं आपको, यानी कि कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी हैं जिनको उस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता, मैंने अपने एक व्लॉग में तस्करा है। टॉल बैकर जो है कप्तान जहाज़ का, वो जहाज़ उड़ाता है और वो कहता है कि अब अमूमन आप जहाज़ में रस्मी फ़िक्रे होते हैं कि हम इतनी बुलंदी पे, इतने 1000 फुट की बुलंदी पे प्रवास करते हुए फलाने मुल्क के या उसकी जगह से, एयर स्पेस से गुजरते हुए इतनी देर में वहाँ लैंड करेंगे, रास्ते में मौसम ऐसा रहेगा, ये एक स्टैंडर्ड लाइन होती है। लेकिन वो पायलट क्या कहता है? पायलट कहता है मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, आई हैड नॉट इवन ड्रीम्ड कि मैं तल अवीव से जहाज़ उड़ाऊंगा और अबू धाबी में लैंड करूंगा। मेरी ज़िंदगी में ये मुमकिन मुझे लगता है कि नहीं था। और फिर उसने कहा कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जहाज़ उड़ाऊंगा और मैं मशरिक़ की तरफ निकलूंगा और मैं सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद से गुजरूंगा। ये आज क्या हो रहा है? और 4 घंटे फ़्लाइट का टाइम कम हुआ। जिस फ़्लाइट ने 7.5 घंटे में इसराइल से निकल के यूएई में लैंड करना था, उसने 3 घंटे 20 मिनट में लैंड किया। और इसके बाद आप जाएं, पीएम ऑफ इसराइल का ट्विटर अकाउंट निकालें नेतन्याहू की अब्रानी ज़बान में एक स्टेटमेंट है जिसका नीचे में अंग्रेज़ी में तर्जुमा चल रहा है, उसके ऊपर लगी हुई है, वो पढ़ें वो क्या कह रहा है। वो अगर किसी को शक है ना कि उनको लगता है कि ये अरब ममालिक नहीं मानेंगे, वो जाके एक दफ़ा उसके नीचे जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा है ना उसको पढ़ें। गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़, मोर गुड न्यूज़ टू कम। ईस्ट खुल गया हमारे लिए इस डिसीजन का। अच्छा, फिर सऊदी अरब ने क्या बारीक वारदात डाली? सऊदी अरब ने यह कहा कि इसराइल का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि यूएई की सिर्फ जो एविएशन अथॉरिटी है उसकी रिक्वेस्ट पे हमने फैसला किया है कि यूएई आने वाली तमाम परवाज़ें और यूएई से उड़ने वाली तमाम परवाज़ों को हम अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। आपने इसराइल का नाम नहीं लिया, किसको इजाज़त नहीं थी? वाहिद इसराइली एयरलाइंस को नहीं थी। आपने इसराइल का नाम नहीं लिया, आपने ये इजाज़त दे दी। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, एयर इंडिया फ्लाई करती है, एयर इंडिया को इजाज़त है सऊदी एयरलाइन की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, उसके ऊपर से गुजर के वो तल अवीव लैंड करती है। जो सऊदी एयरलाइंस है, अलाल है जिस तरीके से, या दूसरी एयरलाइंस हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर सकते किसी दुनिया की एयरलाइन को। मशरिक के जितने भी रूट्स हैं कि वो उड़ेंगे, उड़ के वो सऊदी अरब की बजाय आप रेड सी, बहीरा एमर की तरफ जाएंगे, आप पूरा राउंड लेंगे, 4 घंटे एक्स्ट्रा फ्यूल जलाएंगे, उसके बाद आप किसी मुल्क या किसी डेस्टिनेशन पे, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडिया हो, कोई दूसरा मुल्क हो, वहाँ पर वो आप जाके लैंड करेंगे। 4 घंटे आपको इजाफी लगेंगे, फ्यूल ज़्यादा लगेगा। एल आल जिस जहाज़ ने, बोइंग तैयारे ने सऊदी फ़िज़ाई हदूद से गुजरा है, 4 महीने से वो एयरलाइन ग्राउंड हुई हुई थी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, कमर्शियल वायबिलिटी नहीं थी, वो चल ही नहीं सकती थी। और उस पर क्या कहा फिर नेतन्याहू ने कंधे चौड़े करके कहा कि खुश हो जाओ। पहले मुझे ये लगता था कि ज़मीन दिए बगैर फ़लस्तीनियों को हमें कोई नहीं मानेगा, वी हैव टू ट्रेड, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ज़मीन दिए बगैर हमें कोई नहीं तस्लीम करेगा। और मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये तो हमें अमन के बदले अमन मिल रहा है। कौन सा अमन? कि आपने यूएई के साथ अमन कर लिया। 13 अगस्त से उठा के आप इंटरनेट पे सिर्फ ये गिन लें कि 13 अगस्त से अब तक कितने बम गिरे हैं फ़लस्तीन में। मुसलसल चल रहा है, बिल्कुल मुसलसल चल रहा है। उसने कहा अमन के बदले अमन मिला। कौन से अमन के बदले? उन बमों के बदले। लेकिन फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे लिए मशरिक खुल गया, अब हमारा टाइम बचेगा, वक्त जिसको वो समझते हैं, ज़ाहिर वक्त की कदर करते हैं, अब हमारा वक्त बचेगा, अब हमारे पैसे बचेंगे, अब हमारी एयरलाइंस ज़्यादा प्रॉफिट में होंगी और हमारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं मज़ीद ग्रेट न्यूज़ आने के वो बढ़ गए। यानी
जो प्लान है कि आपने अच्छा, मेरा यही सवाल अब आपको होगा कि सऊदी अरब ने कह तो दिया कि हम नहीं तस्लीम करेंगे, क्या वो वाकई तस्लीम नहीं करेंगे, ये मेरा सवाल है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें, ये तो आपने बता दिया कि इसराइल ने क्या पाया एयर स्पेस जब सऊदी अरब ने उनको दी, तो उन्होंने फ़तह के शादियाने बजाए और बड़ा उन्होंने क्रेडिट भी लिया अपने मुल्क में, सब कुछ। सऊदी अरब को क्या मिला उसके बदले में, और सऊदी अरब ने क्यों ये फैसला किया, किसने ये फैसला कराया? देखिए, सऊदी अरब अपने बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मुश्किल, चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग टाइम है सऊदी अरब में। ये वो वक्त है 1953 में जिस वक्त अब्दुल अजीज़ अल सऊद का इंतकाल हुआ, जो फाउंडर हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के। पहले नज्द था, हिजाज था। 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बनी, जिसके पहला किंग जो है वो अब्दुल अजीज़ अल सऊद था। उसका इंतकाल 1953 में हुआ। उसका बेटा इब्ने सऊद किंग बना सऊदी अरेबिया का। उसके बाद शाह फैसल बना, शाह फैसल के बाद शाह खालिद बना, शाह खालिद के बाद शाह फहद बना, फिर शाह अब्दुल्ला बना, फिर शाह सलमान किंग बना जो अब किंग है। ये सारे अब्दुल अजीज़ अल सऊद के बेटे हैं। पहली मर्तबा है कि इस बादशाहत ने अब्दुल अजीज़ के किसी पोते के पास जाना है, क्योंकि बचा सिर्फ जो मेन लोगों में बेटा बचा है ना, वो प्रिंस अहमद बचा है, जिसको उन्होंने सक्सेशन की लाइन से रिमूव कर दिया, गिरफ्तार करके अपने चाचा को, जो सुदेरी 7 में शामिल है। अब जो बेसिकली सऊदी अरब में पावर की टग ऑफ वॉर है ना, रस्साकशी के, आपने इक़्तिदार मुंतकिल होना है, नई नस्ल के पास इक़्तिदार आना है। वहाँ पर जो शहज़ादों की तादाद है ना, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहा यह जाता है कि लगभग 124 शहज़ादे हैं सऊदी अरब के जो पावर गेम का हिस्सा हैं, और वो मैटर करते हैं सऊदी अरब में बादशाहत के कंटिन्यूटी के लिए। और उसमें अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद सलमान को इक़्तिदार की राह में रुकावट बनना चाहे तो उन्हें इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि बहुत झगड़े मौजूद हैं। हाउस ऑफ सऊद में लड़ाइयाँ बहुत मौजूद हैं। तो कुछ फैसले जो हैं वो आप गिरफ्तारियाँ नोट करें ना, मार्च में तो हुई थी गिरफ्तारियाँ, 300 गिरफ्तारियाँ हुई। 2017 से गिरफ्तारियों का मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं, 1 बाय 1 वो अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुतब बिन अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया, अल वलीद अल तलाल को गिरफ़्तार किया, उन्होंने मोहम्मद बिन नाइफ को गिरफ़्तार किया। अब ये सगे चाचा का बेटा, कोई सगे ताया का बेटा, कोई सुतेले ताया का बेटा, कोई सुतेले चचा का बेटा, उन सब को गिरफ़्तार किया। अब उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन तुर्की सानी बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद को गिरफ़्तार किया, जो कि यमन में कोलिशन को हेड कर रहा था। वो बंदा जो है उसके बाप की, मैं खैर अपनी एक वीडियो में उसकी तफसील बता चुका हूँ। वो जो उसका बंदा जिसको गिरफ़्तार किया ना, उसके बाप के ख्यालात मैं आपको बताता हूँ। 2010-11 में उसका एक लेटर लीक हुआ था। उस लेटर में क्या तफसील आई? उस लेटर में तफसील ये आई थी कि तुर्की सानी बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, अच्छा तुर्की 2 थे। एक जो पहला बेटा जो 1900 में पैदा हुआ था अब्दुल अजीज़ अल सऊद का, जो क्राउन प्रिंस था, वो उसका नाम तुर्की था, प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज़। उसका इंतकाल 1919 में स्पेनिश फ्लू में हुआ था। उसके बाद 1934 में हस्सा बिनते अहमद अल सुधेरी के जब बेटे, उससे बहुत प्यार था इसको, अब्दुल अजीज़ अल सऊद को, शाह सलमान का भाई, शाह सलमान से बड़ा जब ये पैदा हुआ तो इसका नाम तुर्की बिन अब्दुल अजीज़ रखा था, लेकिन इसको तुर्की सानी कहते थे। इसका एक लेटर आया था, उसने 2011 में, ये उस लेटर में उसके नाम से मंसूब था। उसमें ये कहा गया कि तुर्की सानी ने अपने तमाम शाही ख़ानदान को एक ख़त भेजा। उस ख़त में लिखा है कि अभी आपके पास पैसे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लोगों में इतनी नफ़रत बढ़ गई है, आप जाएं कनाडा, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर चले जाएं, इससे पहले कि सऊदी अरब के गलियों, चौकों, चौराहों में हमारी गर्दनें उड़ाई जाएं, क्योंकि लोग हमसे नफ़रत करते हैं। और फिर उसने एक प्रिडिक्शन की थी, उसने कहा था बाहर से कोई नहीं आएगा, हमारी फ़ौज हमारे ख़िलाफ़ बगावत करेगी शाही ख़ानदान की। और ये वो टेस्टिंग और चैलेंजिंग टाइम है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को, ज़ाहिर है ये वर्ड्स हॉट तो करते होंगे अपने ताए की। उनका इंतकाल हो गया 2016 में, गालिबन अलूद सिमेट्री में जो है वो उनकी तदफीन हुई थी, जो कब्रिस्तान है वहाँ। जो बेसिकली अब सऊदी अरब का ये जो टाइम है ना, ये ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान भी बहुत अहम है। बहुत सारे लोग जिस वक्त, आपने देखा होगा, मैंने वीडियोस में कहा था यार, आप जिस वक्त कह रहे हैं ना पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म और ऐसे ख़त्म हो जाए, ऐसे नहीं होता।
पाकिस्तान को सऊदी अरब की होगी ज़रूरत, सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। आप जिस वक्त वो कहते हैं ना, और फिर बाकायदा यानी कि जो है ना, फिर वो इंडियंस इस पे मैंने ना आपके साथ फिर किसी दिन करनी है, इस पे बहुत सवाल आते हैं, बस आप वन लाइनर बता दें, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा या इम्कानात मौजूद हैं कि वो तस्लीम कर लेंगे? अब इसका एक वन लाइनर जवाब नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जो करने से हासिल होगा उससे ज़्यादा उसको तस्लीम करने से नुकसान होगा। ये मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है। जी, तो आपने सुना ईसा नकवी साहब को, और बहुत से सवालात जो मेरे जहन में थे मैंने उनके जवाबात ईसा नकवी साहब से लिए हैं। सऊदी अरब के हवाले से और बहुत कुछ है, पाकिस्तान में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी ख़बरें उस तरह से नहीं चल रही, लेकिन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। उस पर नेक्स्ट वीडियोज़ में ईसा नकवी साहब से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।